हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। क्यों चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझनी होगी कि इस चैप्टर को पढ़कर हम लोग बेसिकली क्या मिलने वाला है, या फिर क्या हम लोग इस चैप्टर को पढ़ के पाने वाले हैं। तो क्या कहता है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल अंडरस्टैंड द रूरल डेवलपमेंट एंड द मेजर इशूज एसोसिएटेड विद इट। कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, डेट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या मतलब है रूरल डेवलपमेंट का, क्या मतलब होता है इसका, राइट। और दूसरी बात इसके अंदर ये की जाती है, राइट, क्या क्या इश्यूज जनरली रूरल डेवलपमेंट के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि क्या क्या इश्यूज उसके अंदर होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अप्रिशिएट हाउ क्रूशियल द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज इज फॉर इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट। इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं रूरल एरियाज, उसके बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंड द क्रिटिकल रोल ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम ऑन द रूरल डेवलपमेंट, राइट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, उधार, राइट, उधार। अगर मैं क्रेडिट की बात करूंगा और मार्केटिंग सिस्टम की बात करूंगा कि किस तरह से जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग की जाए और उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज टू सस्टेन लाइवलीहुड, राइट। इसके अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डाइवर्सिफिकेशन होना किसका, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का, ताकि लाइवलीहुड को क्या किया जा सके, बचाया जा सके, यानी कि आसानी से हम लोग क्या कर सकें, सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सके, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या रोल रहता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश इस क्लास के अंदर हम लोग जो है करने वाले हैं, और काफी ज्यादा डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को स्टार्ट करते हैं कोट के साथ। और कोट क्या कहता है, ओनली द टिलर ऑफ द सोइल लिव बाय द राइट, द रेस्ट फ्रॉम देयर ट्रेन एंड ईट ओनली द ब्रेड ऑफ द डिपेंडेंस, राइट। जो टिलर है, राइट, यानी कि जो बेसिकली यहां पर बात हो रही है एक फार्मर की। जो फार्मर है वो अपने हक के साथ क्या करता है बेटा, जीता है। बाकी सब तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी सब तो उसके ऊपर क्या है बेटा, निर्भर करते हैं किसी भी चीज के लिए, राइट। तो यहां पर क्या बोला गया कि फार्मर जो है वही अपने हक की बात करता है, बाकी सब तो उसके ऊपर निर्भर है। तो आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रीवियसली वी हैव स्टडीड हाउ पॉवर्टी वाज अ मेजर चैलेंज फेसिंग इंडिया। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, पॉवर्टी की, गरीबी की बात करता हूं, तो गरीबी भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि आज का कोई एक नया कॉन्सेप्ट है। गरीबी भारत के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले भी देखी जाती थी, राइट। आज का एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गरीबी इंडिया में पहले भी देखी गई है और पहले भी देखी जाती थी। वी ऑल्सो नो that the majority of the poor live in the rural area where they do not have access to the basic necessity of life। क्या कहता है, हम ये भी जानते हैं कि ज्यादातर जो गरीब हैं वो कहाँ रहते हैं बेटा, रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, जहां पर उनके पास बेसिक चीजों की भी क्या है बेटा, अभाव है, बेसिक चीज भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, राइट। दे डोंट हैव द बेसिक थिंग्स अवेलेबल विद देम, बेसिक चीजों का भी उनके पास क्या बेटा जिंदगी में अभाव है, वो बात करता है। और अगर मैं बात करता हूँ रूरल एरिया की, तो रूरल एरियाज के अंदर जनरली जो बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बेटा वो क्या रहता है, एग्रीकल्चर रहता है। क्या रहता है, एग्रीकल्चर रहता है। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ एक समस्या और है कि यहां पर एक आप लोगों को बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसे बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा अगर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो वो देखने के लिए मिलती है इसी सेक्टर के अंदर, किसके अंदर, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, कहां पर, रूरल एरियाज के अंदर। महात्मा गांधी ने कभी एक बात कही थी कि अगर इंडिया का विकास करना है, अगर इंडिया को आगे लेकर जाना है और इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए जरूरी है क्या, कि उसका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत अच्छा करे, डिस्पाइट कि अदर सेक्टर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। तो महात्मा गांधी वंस सेड दैट द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, राइट। कि भाई किसके ऊपर ध्यान दिया चाहिए, कि गांवों को किस तरह से उनका विकास किया जा सके, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर भी क्या करना है बेटा, फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करना या फिर अर्बनाइजेशन करना वो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाला है, बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। दिस आइडिया ऑफ विलेज डेवलपमेंट बीइंग एट द सेंटर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज रेलेवेंट इवन टुडे। और आज भी ये चीज क्या बेटा वैलिडेट करती है कि अगर हमें शहरों का विकास करना है तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत गांव के लेवल से होनी चाहिए। वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है, वाई
should we attach such significance to the rural development when we see around us fast growing cities with large industries and modern information technology hubs? कहते हैं ऐसा क्यों है, राइट ऐसा क्यों है, आज भी ऐसा क्यों देखा जाता है, आज भी ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है, उस रीजन के बारे में जानना जरूरी है। जबकि हम लोग आजकल टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें आज सत्य है। इसके पीछे का कारण क्या है? इट इज बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, यानी कि आप समझ सकते हैं 2/3, यानी कि अप्रोक्स अगर मैं बात करता हूं तो 66.67% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है आज भी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। दैट येट बिकम प्रोडक्टिव इनफ टू प्रोवाइड फॉर देम, राइट। 1/4 ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, राइट, अभी भी। लेकिन उस 2/3 में से अगर मैं बात करता हूं तो 1/4 जो रूरल एरियाज है वो अभी भी किसके अंदर रहता है बेटा, पॉवर्टी के अंदर रहता है, या फिर पॉवर्टी में रहने के लिए क्या है, मजबूर है। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू सी अ डेवलप्ड रूरल इंडिया, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड रूरल इंडिया की आवश्यकता है। इफ आवर नेशन हैज टू रियलाइज रियल प्रोग्रेस, अगर हमें रियल प्रोग्रेस करनी है तो रियल प्रोग्रेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल एरियाज की डेवलपमेंट। रूरल एरियाज की अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बेटा ऐसा बोला गया और ऐसा माना जाता है कि अगर रूरल एरियाज की डेवलपमेंट नहीं होगी या फिर नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं जो अर्बन एरियाज है उनकी भी डेवलपमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। What then does rural development implies? तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो हमने बात करी कि रूरल डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। लेकिन रूरल डेवलपमेंट से हम लोग समझते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और रूरल डेवलपमेंट किस तरह से होने वाली है। तो आइए समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। ग्रामीण एरियो का विकास बेसिकली क्या होता है और क्या कहता है, और उसके अंदर विकास कैसे करवाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक लार्ज टर्म है। अगर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करूंगा तो डेवलपमेंट एक होलिस्टिक टर्म है बेटा, इसके अंदर बहुत सारी बातें होंगी। इट एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। उन एरियाज के ऊपर बात करना, उन जगहों पर बात करना, या फिर उस संदर्भ में बात करना जो कि क्या कर रहे हैं बेटा, लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट इन द रूरल इंडिया इंक्लूड्स। किन किन एरिया पर ध्यान देना, सबसे पहले बात करूंगा तो यहां पर बात होगी डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझ चुके हैं पिछले वन शॉट के अंदर, जहां पर मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो इसके अंदर किस किस की बात की जाएगी, लिटरेसी की बात की जाएगी, साक्षरता दर को बढ़ाने की बात की जाएगी। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो फीमेल लिटरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा कि वुमेन्स को किस तरह से एडुकेट किया जा सके ताकि जो पूरा का पूरा जो रूरल एरिया है उसके अंदर विकास जो वो देखा जा सके। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर के ऊपर ध्यान देना, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि सैनिटेशन के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, और पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर फोकस करने का प्रयास जो है वो जनरली देखा जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब है इसका और क्या ये बेसिकली स्टैंड करता है। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं और आगे क्या कहता है। और किस चीज के बारे में बात करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। और जिसके अंदर क्या क्या आएगा बेटा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ विलेज रोड्स की बात होगी, फीडर रोड्स की बात होगी, नियरबाई हाईवेज, फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, की इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिसेमिनेट किया जा सकता है। तो यानी कि अगर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करूंगा तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले तो लिटरेसी की बात होगी, जहां पर हम लोग मेल लिटरेसी के साथ साथ फीमेल लिटरेसी के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि फीमेल लिटरेसी जो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। और इसके साथ साथ गांव के विकास के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, हम इरिगेशन की बात करेंगे, क्रेडिट की बात करेंगे और मार्केटिंग की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बात इसके अंदर की जाएगी।
कहते हैं स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशंस ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। तो वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनके ऊपर भी क्या किया जाएगा बेटा, ध्यान दिया जाएगा। तो यहां पर इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह से हम लोग पॉवर्टी को जो है, गरीबी को जो है वो कैसे क्या कर सकते हैं बेटा, एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, एलिमिनेट किया जा सकता है, राइट। एम्फेसाइजिंग एक्सेस टू द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से रोजगार जो है वो लेकर आया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके, उसके बारे में चर्चा यहां पर करने वाले हैं। ऑल दोस मीन, right, people engaged in the farm and non-farm activities in the rural areas have to provided with the various means that help them increase the productivity, right। तो यहां पर अलग अलग चीजों के बारे में बात किया जाएगा, चाहे वो फार्म एक्टिविटी हो चाहे नॉन फार्म एक्टिविटीज हो, किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। दे ऑल्सो नीड टू बी गिवन अपॉर्चुनिटीज, इनको अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश की जाएगी ताकि वो अपनी चीजों को क्या कर सके बेटा, डाइवर्सिफाई कर सके। यानी कि आप लोग पहले देखते थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रूल करके गए तो उस पर्टिकुलर टाइम पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखा जाता था, यानी कि क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता था, एक ही टाइप की क्रॉप्स जो थी वो जल्दी ग्रो की जाती थी। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज और फार्म एक्टिविटीज दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाए, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि वो ज्यादा बेटर और मोर अफोर्डेबल एक्सेस हो सके उन्हें हेल्थ केयर के लिए, सैनिटेशन प्रोवाइड किया जा सके वर्क प्लेस के अंदर, होम्स के अंदर, और एजुकेशन दी जा सके उन सबको, ताकि वो जो रूरल एरियाज हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से विकास कर सके। तो यानी कि रूरल एरिया के विकास के लिए हमें बहुत सारे की पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की जरूरत है। और वो क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है, सबसे पहले तो हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, चाहे वुमेन्स एजुकेशन हो, उसके बाद अब हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद अब सैनिटेशन के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग कनेक्टिविटी की बात करेंगे कि रोड्स को कनेक्ट करने की आवश्यकता है ताकि इजीली एक्सेसिबिलिटी जो है वो देखी जा सके पूरे के पूरे कंट्री के अंदर। It was observed in an earlier chapter, पहले के चैप्टर में आपने ऑब्जर्व करा that although the share of the agriculture sector contribution to the GDP was on the decline, the population dependent on this sector did not show any significant change। तो क्या बोला गया, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, उसके अंदर भी क्या है, डिक्लाइन है। फर्दर after the initiation of the reform, the growth rate of the agriculture sector decelerated to about 3% per annum during 1991 to 2012। क्या हुआ बेटा, ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो क्या हुआ बेटा, गिरा, और 3% से गिरा, कब, 1991 से लेकर 2012 तक, विच वॉज लोअर देन द अर्लियर ईयर्स, जो कि पहले के सालों से क्या है बेटा, बहुत ज्यादा कम है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखी गई। क्या कारण रहे, एग्रीकल्चर जबकि हमारा क्या हुआ करता था बेटा, बैकबोन हुआ करता था, लेकिन स्टिल उसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखी नहीं गई। क्या कारण रहे उस चीज के, राइट। और देखा गया कि 3% पर एनम से ग्रोथ जो हुई वो कम हुई बेटा। इन रिसेंट ईयर्स दिस सेक्टर्स हैज बिकम वोलेटाइल, और अब क्या हो चुका है, ये सेक्टर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ड्यूरिंग 2014-15 द GVA growth rate of agriculture and its allied sectors was less than only 1%, यानी कि less than 1% से भी कम हो चुकी है इसकी ग्रोथ। Scholar identified decline in the public investment since 1991 as the major reason for this, right। They also argue that inadequate infrastructure, lack of alternate employment opportunities in the industry or service sector, increasing casualty of the employment etc। तो इसके पीछे का कारण क्या बोला गया, इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि सर बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर, राइट, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। इंडस्ट्री सेक्टर की बात की जाए, सर्विस सेक्टर की बात की जाए, इनके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं देखी जा रही है। देयर इज नो मोर अपॉर्चुनिटी सीन इन दी सेक्टर्स, राइट। इसीलिए क्या हो रहा है, लोग ज्यादा कर इंगेज हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, और जब लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो उसके अंदर क्या होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट जो वो देखने को मिलेगा, वो बढ़ेगी बेरोजगारी। The impact of this phenomena can be seen from the growing distress witnessed among farmers and across different parts of the India. Against this background, we will critically look at some of the crucial aspects of rural India like credit and marketing system। ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट और मार्केटिंग सिस्टम। क्रेडिट शुरू से ही एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि सर पहले अगर मैं फार्मर्स की बात करता हूँ तो फार्मर्स को पहले तो क्रेडिट मिला नहीं करता था, और अगर क्रेडिट मिला भी करता था तो जनरली जो उस टाइम पर जो रसूखदार हुआ करते थे, जिनके पास पैसा हुआ करता था, वो बेसिकली फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया करते थे। वो कैसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया करते थे, वो
जनरली उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो ब्याज दिया करते थे, और उससे होता क्या था कि भाई फार्मर जो था वो जनरली ट्रैप के अंदर क्या होता था, फंस जाया करता था और कभी भी उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाया करता था। दूसरी चीज ये है कि भाई वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करते थे, इस तरह से मिसमैच करवाया करते थे कि फार्मर्स तो उस टाइम पर एडुकेटेड नहीं होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो चीजों को बिल्कुल रेक्टिफाई या फिर जस्टिफाई नहीं कर पाया करती थी। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड द रोल ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी ध्यान देने की बात यहां पर बोली गई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाले हैं, ताकि ग्रोथ जो है वो ज्यादा देखी जा सके इस सेक्टर के अंदर। क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया, राइट, क्रेडिट और मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर फार्मर्स के पास पैसे होंगे तभी फार्मर जो है वो चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएगा, तभी वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आ पाएगा, और जब वो ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी ले पाएगा तो कहीं ना कहीं उसके पास एक अच्छी क्रॉप और एक अच्छा प्रोडक्शन जो है वो देखा जा सकता है, राइट। उसके बाद दूसरी जो समस्या है वो है मार्केटिंग की, कि किस तरह से मार्केटिंग की जाए रूरल एरियाज के अंदर, किस तरह से प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, उसके बारे में बात की जाती है, राइट। तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जो ये चीज सुनिश्चित करती है कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी आसानी से जो है लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट का मतलब क्या है। तो कहता है ग्रोथ ऑफ द रूरल इकोनॉमी डिपेंड प्राइमरी ऑन द इन्फ्यूजन ऑफ द कैपिटल, राइट। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो रूरल एरिया है वो बेसिकली तब डेवलप होगा जब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज होगी। फ्रॉम टाइम टू टाइम to realize higher productivity in the agriculture and non-agriculture sector, as the time gestation between crop sowing and realization of the income after production is quite long. Farmer borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilization, implementations and other family expenses of marriage, death, रिलीजियस सेरेमनीज एटसेट्रा। तो होता क्या है जनरली, जब फार्मर एक फसल को क्या करता है बेटा, बोता है, तो उसके बाद बेटा काटने में क्या होता है, काफी टाइम लग जाता है ना, 3-4 महीने लग जाते हैं। तो उस टाइम के बीच में, क्योंकि भाई पहले फसल जो है बेटा वो बोई जाएगी, उसके बाद फसल को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, और काटने के बाद क्या होगा बेटा, तब जाकर वो कहीं ना कहीं उसको बेचेगा मार्केट के अंदर, उसके बाद उसको पैसा मिलने वाला है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम के बीच में वो कैसे सर्वाइव करेगा, तो उसके लिए वो क्या करता है बेटा, जो रसूखदार होते हैं, राइट, तो उनसे क्या करता है, पैसा लेता है ताकि वो अपनी वेरियस एक्टिविटीज को कर सके, जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सीड्स के ऊपर किस तरह से की जा सके, फर्टिलाइजर इंप्लीमेंटेशन है, फैमिली एक्सपेंसेस है, मैरिज आ जाए, डेथ हो जाए किसी की, रिलीजियस सेरेमनी करनी हो, तो उसके लिए पैसा कहां से आने वाला है, तो पैसा क्रेडिट से उठाता है। कैसे उठाता है, क्रेडिट से उठाता है, उधार लेके आता है बेटा पैसा, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, देखो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या बोला गया, जो मनी लेंडर थे और जो ट्रेडर थे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को और लैंडलेस लेबरर को। कैसे, उनको लैंड करते थे, वो उधार देते थे पैसा, लेकिन कैसे देते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पर दिया करते थे। कैसे पैसा दिया करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पर दिया करते थे, और साथ ही साथ में क्या करते थे, वो मैनिपुलेट किया करते थे अकाउंट्स को, ताकि वो कभी भी डेट से फ्री ना हो पाए और हमेशा डेट के अंदर फंसे रहे, डेट ट्रैप के अंदर फंसे रहे। अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969, मेजर चेंज 1969 के अंदर आया जब इंडिया ने अडॉप्ट करा सोशल बैंकिंग को और मल्टी एजेंसी अप्रोच को, ताकि एडुकेट मेजर्स लिए जा सकें, ताकि रूरल क्रेडिट मेंटेन किया जा सके। यानी कि गवर्नमेंट ने बेसिकली अपनी एजेंसीज को खोलने की बात करी, और गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज को यहाँ पर लेकर आती है, और वो एजेंसीज क्या करती है, वो एजेंसीज कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि जो फार्मर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास नाबार्ड है, राइट, नाबार्ड लेकर आया गया, नाबार्ड आता है, उसके बाद फिर आपके पास आरआरबीज आते हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, जो बेसिकली इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाए जाते हैं कि रीजनल रूरल एरियाज को कैसे ग्रो कराया जा सके। उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है एसएचजीस, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं। आगे बात समझने की कोशिश करते हैं, और आगे क्या कहता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी मैं इसके बारे में बात कर ही रहा था, और यहाँ पर आ गया कि नाबार्ड जो है उसको सेटअप किया जाता है 1982 के अंदर, और ये क्या बनती है बेटा, एक एपेक्स बॉडी बनती है, एक एपेक्स संस्था बनती है। ये बेसिकली बेटा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी भी है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी भी माना जाता है। एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज ऑफ सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस की जो कि इन्वॉल्व है रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ हबिंग ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम एज इट लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड प्रोडक्शन
oriented lending. The institutional structure of rural banking today consists of set of multi-agency institutions. जो रूरल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो रूरल बैंकिंग के अंदर मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है, जिसके अंदर आपके कमर्शियल बैंक्स आते हैं, आपके पास रीजनल रूरल बैंक आते हैं, और मेन कंट्रीब्यूशन आरआरबीज का है, कोऑपरेटिव बैंक्स का है और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का है, राइट। ये क्या करते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस एडिक्वेट क्रेडिट एट चीपर रेट। ये सस्ते दरों पर क्या करते हैं, फार्मर्स को लोन देने की कोशिश करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि फार्मर्स को किसी भी तरह की एक्सटर्नल हेल्प अगर चाहिए तो डायरेक्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ले, कम रेटों पर ले और किसी भी तरह के डेट ट्रैप में ना फंसे। इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है, राइट। रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, हैंसफोर्थ इसे एसएचजीज भी बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोला जाता है, हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, राइट। इसने ये क्या किया, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो गैप है उस गैप को इसने फिल किया है, बिकॉज द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट ओनली प्रूवन इनएडिक्वेट बट हैज not been fully integrated into the overall rural social and development. Since some kind of collateral is required, vast proportion of the poor rural households were automatically out of the credit network. The SHG promote thrift in the small proportions by a minimum contribution from each members. अब देखो SHG जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि सर एक गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं ना। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से बनाएंगे बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से पता चलता है कि एक दूसरे की क्या करने वाले हैं, ये मदद करने वाले हैं। कैसे मदद करने वाले, ये 100 के 100 लोग जो है वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और 100 के 100 लोग जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जब जिस फार्मर को रिक्वायरमेंट है या फिर जिस भी पर्सन को रिक्वायरमेंट है वो इनके थ्रू पैसे को क्या कर लेगा, रेस कर लेगा, उठा लेगा, और उसके बाद क्या होगा बेटा, थोड़े से नॉमिनल से इंटरेस्ट रेट पर ये पैसा उनको दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, उस पर्सन की भी समस्या सॉल्व हो जाती है, और होता क्या है कि जो फार्मर्स है बाकी जो पर्सन है उनके बीच में भी जो इंटरेस्ट है वो बांट दिया जाता है। फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन to the needy members of the members to be repayable in the small installment and reasonable interest rate. By May 2019 nearly 6 crore women in India have become members in 54 lakh women self help groups, right। हमारे पास 54 लाख women self help groups है जिसके अंदर जो है women जो उसके members हैं। About 10 to 15,000 per SHG and another 2.5 lakh SHG as a community investment support fund CISF are provided as a part of renovating fund to take up self employment for income generation. Such credit provisions are generally referred to as micro credit programs. क्या दिया जाता है बेटा, इसको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स बोला जाता है क्योंकि छोटे लेवल पर क्या करते हैं, जनरली ऑपरेट करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। इट इज एलिज्ड दैट द बोरोइंग्स आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेस, राइट। क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि इट इज allied, right, it is alleged that borrowings are mainly confined to the consumption purpose। लेकिन क्या होता है, ऐसा देखा गया, बोला गया है कि जो ये SHGs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ये कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली क्या होता है, जनरली जो भी पैसा मिलता है वो क्या करते हैं, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए उसको यूज कर लेते हैं। Why are the borrowers not spending for the productive purposes? क्यों फार्मर्स जो है, जो पर्सनस हैं, वो बाकी कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, उस कारण के बारे में जानने की आवश्यकता है। आगे क्या बोला गया, आगे बोला जाता है रूरल बैंकिंग के बारे में, और रूरल बैंकिंग के अंदर क्रेडिट अप्रेजल के बारे में बात करते हैं। तो क्या कहता है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इट हेल्प्ड फार्मर टू अवेल सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एंड अ वैरायटी ऑफ लोन्स फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स, राइट, ताकि प्रोडक्शन नीड्स को मीट किया जा सके। फेमाइन्स बिकेम इवेंट ऑफ द पास्ट। We have now achieved food security which is reflected in the abundant buffer stock of the grains. However, all is not well with our banking system, राइट। यानी कि बैंकिंग सिस्टम में अभी भी कुछ ना कुछ क्या है बेटा, समस्या है। बैंकिंग सिस्टम अभी भी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है बेटा, कारण है। उन कारणों के बारे में बात करेंगे। विद द पॉसिबल एक्सेप्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, लैंडिंग टू वर्थवाइल बोरोवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी। एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रोनिकली हाई, यानी कि जो फार्मर्स है वो क्या कर जाते हैं बेटा, डिफॉल्ट कर जाते हैं। और उसके डिफॉल्ट के पीछे का रीजन क्या है, Why they are basically defaulting, क्या कारण है इसके पीछे का, बात करेंगे। Why farmers fails to pay back loans? It is alleged that farmers are deliberately refusing to pay back loans. What could be the reasons? यानी कि फार्मर जानबूझकर पैसा ले लेते हैं,
बैंकों से पैसा ले लेंगे लेकिन उसके बाद जानबूझकर पैसा रिटर्न नहीं करता है, ऐसा भी एलिगेशन जो है फार्मर्स के ऊपर लगे हैं, राइट। उनके बारे में ऐसा भी बोला गया है कि जानबूझकर पैसा रिफंड नहीं किया जाता है। Thus the expansion and promotion of the rural banking sector has taken a backseat after reforms. To improve the situation in recent year, all the adults are encouraged to open bank account as a part of the schemes known as जन धन योजना। तो जन धन योजना के तहत सबको क्या बोला गया है कि आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट को खोलने का, ताकि दोज बैंक अकाउंट्स होल्डर्स कैन गेट ₹1 to 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज फॉर 10,000 एंड गेट देयर वेजेस इफ दे गेट एनी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स एंड वर्क अंडर MNREGA। यानी कि इसका मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, राइट। ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर्ड, राइट। आगे बात करते हैं इसके अंदर, और क्या बोलता है, ट्रांसफर टू द बैंक, यानी कि सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो बैंक के अंदर देखी जाएगी और वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो है उस अकाउंट के अंदर देखी जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के फायदे हैं, जो किसी भी पर्सन को मिल सकते हैं या फिर किसी भी फार्मर्स को मिल सकते हैं, वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। इसीलिए जनधन योजना के अंदर अकाउंट्स को खुलवाने की बात की गई है। देयर इज नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस, किसी भी तरह का मिनिमम बैंक बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है जनधन के अंदर। दिस हैज लेड टू मोर देन 40 करोड़ पीपल, इससे क्या हुआ है कि 40 करोड़ लोग जो है वो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इनडायरेक्टली इट हैज प्रोमोटेड थ्रिफ्ट हैबिट एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर्टिकुलर इन द रूरल एरिया। बैंक ऑल्सो कुड मोबाइल फंड्स ऑफ मोर देन 1,40,000 crores थ्रू दीज अकाउंट्स, राइट। तो इसके थ्रू क्या हुआ बेटा, 1,40,000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट हुए हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं और एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम होता क्या है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो आपने कई बार ऐसा देखा है कि आप फूड ग्रेन्स परचेज करते हैं, आप वेजिटेबल परचेज करते हैं, आप फ्रूट्स परचेज करते हैं, आप डेली बेसिस पर इसे यूज करते हैं। कहता था मैकेनिज्म थ्रू विच दिस फूड्स रीच डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड्स अपॉन द मार्केट चैनल। अब ये कैसे पहुंचता है, आप डेली बेसिस पर फूड ग्रेन यूज करें, आप डेली बेसिस पर सारी चीजों को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन ये चीजें पहुंचती कैसे हैं, वो बात है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के थ्रू ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों तक पहुंचती है सर। तो इसके अंदर क्या आता है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर आप असेंबलिंग करते हैं, आप स्टोरेज करते हैं, आप प्रोसेस करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप पैकेजिंग करते हैं, आप ग्रेडिंग करते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज की डिफरेंट द कंट्रीज। तो अगर आपसे पूछा है व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केट, तो आप बोलेंगे कि ये प्रोसेस है। देखो जहां पर भी आईएनजी वर्ड लग जाता है, आईएनजी वर्ड एक प्रोसेस हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, एक प्रोसेस हो जाती है। तो ये किस चीज की प्रोसेस है, असेंबल करने की, जहां पर चीजों को असेंबल किया जाए, स्टोर करके रखने की प्रोसेस है, प्रोसेसिंग की प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, पैकेजिंग की प्रोसेस है, ग्रेडिंग की प्रोसेस है, लेबलिंग की प्रोसेस है, राइट, ताकि डिफरेंट कमोडिटीज को ग्रेड किया जा सके, डिफरेंट कमोडिटीज को भेजा जा सके अक्रॉस द कंट्री, राइट। तो आप सिंपल सी सेंस में ऐसा समझिए कि एग्रीकल्चर से लेने वाली कोई भी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं बेटा, देने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा मार्केटिंग सिस्टम। यानी कि जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, राइट। तो इसके अंदर सारी की सारी चीजें आने वाली। तो एक ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है। Prior to independence, farmers while selling their produce to traders suffered from the faulty weighing and manipulation of the account। पहले क्या होता था बेटा, बहुत सारी दिक्कतें रहती थी बेचारे फार्मर्स के साथ में। क्या समस्या रहती थी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था हर जगह से, राइट। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, मैनिपुलेशन कर दिया करते थे अकाउंट्स में, राइट। ट्रेडर क्या किया करते थे, वो फॉल्टी वेइंग किया करते थे, यानी कि वेट करना था 1 kg, वो वेट करेंगे मात्र 700 ग्राम, और फार्मर्स को क्या बोलेंगे कि भैया ये 1 किलो ही है ना। लेकिन फार्मर्स जो होते थे वो उस टाइम पर इतना एडुकेटेड नहीं होते। वो दिक्कत क्यों थी, बिकॉज द फार्मर्स वर नॉट एडुकेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Farmers who did not have the required information on price prevailing in the market were often forced to sell at lower prices। अब कई बार फार्मर्स को जब मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, when the farmer don't have any knowledge about the market, तो उनको यही नहीं पता है कि मार्केट के अंदर किस चीज का भाव क्या चल रहा है, और जब उनको उस भाव के बारे में ही नहीं पता है तो they were forced, क्या फोर्स किए जाते थे कि सर आप जिस दाम पर हम बोल रहे हैं आप उस दाम पर उस चीज को क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, और उसको क्या करते थे, जल्दी बेच दिया करते थे। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट अ बेटर प्राइस। डू यू नो दैट इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ द फूड ग्रेन्स और फूड प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज।
आज भी यह समस्या है कि जो भी हमारा उत्पाद होता है उसका 10% खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रॉपर वेयर हाउसिंग सिस्टम नहीं है हमारे पास, राइट। कोल्ड स्टोर्स नहीं है जहां पर चीजों को क्या किया जा सके, स्टोर करके रखा जा सके। वी डोंट हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर दैट, और उसकी वजह से ये सारी की सारी समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। Therefore, government intervention became necessary to regulate activities of the private trader। इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि अब हमारा रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं अब हमें इस सेक्टर के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ना किया जा सके और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो क्या कहता है, लेट अस डिस्कस 4 सच मेजर दैट वर इनिशिएटेड टू इंप्रूव द मार्केटिंग एस्पेक्ट। सबसे पहले आप आइए, 4 तरीके, 4 स्टेप्स लिए गए जिसके थ्रू मार्केटिंग एस्पेक्ट्स जो है किसके अंदर, फार्मिंग के अंदर या फिर एग्रीकल्चर के अंदर, जिसके थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट किया जा सके, तो सरकार के द्वारा 4 स्टेप्स लिए गए। और वो कौन कौन से थे? सबसे पहला स्टेप था वाज द रेगुलेशन ऑफ द मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन बाय एंड लार्ज। दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। ये फार्मर्स को भी मदद करती है और कंज्यूमर्स को भी मदद करती है, दोनों को, कि एक प्रॉपर मार्केट बनाई जाए, एक प्रॉपर ऐसा प्लेस बनाया जाए जहां पर चीजों को खरीदा और बेचा जा सके, ताकि रेगुलेट किया जा सके चीजों को, पूरे के पूरे सिस्टम को रेगुलेट किया जा सके। हाउएवर देयर इज अ स्टिल नीड टू डेवलप अबाउट 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट एज रेगुलेटेड मार्केट प्लेस टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द रूरल मार्केट। यानी कि अभी भी हमें 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेट करने की आवश्यकता है, ताकि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। सेकंड कंपोनेंट क्या था? सेकंड कंपोनेंट इज द प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, वेयर हाउस बनाना, गोडाउन्स बनाना, कोल्ड स्टोर बनाना और प्रोसेसिंग यूनिट्स। इन सब की भी हमें आवश्यकता आजकल के टाइम में पड़ती है, राइट। इसकी भी आवश्यकता है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देना, रेलवे अच्छे करना, रेलवे अच्छा करना, रोड्स अच्छा करना, वेयर हाउस फैसिलिटीज अच्छा करना, गोडाउन्स अच्छे करना, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। The current infrastructure facilities are quite inadequate to meet the growing demands of the need to be improved, right? तो इसके ऊपर अभी भी क्या है बेटा, काम करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आगे क्या बोलता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रियलाइजिंग फेयर प्राइस ऑफ द फार्मर प्रोडक्ट इज द थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, राइट। कि आप हमारे जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को क्या किया जा सके, फार्मर्स को एक फेयर रेट जो है वो दिया जा सके, फेयर रेट जो वो प्रोवाइड किया जा सके। कहता है द सक्सेस ऑफ द मिल्क कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द गुजरात एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इज टेस्टिमनी ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिवनेस। अब आपको पता है कि सर जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसका जो मेन ओरिजिनेशन देखा जाता है वो कहां से देखा जाता है, गुजरात से देखा जाता है। कहां से देखा जाता है? गुजरात से देखा जाता है, और वहां पर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वहां से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कॉर्पोरेशंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो है। हाउएवर कोऑपरेटिव्स हैव रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर्स मेंबर्स, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन द मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स एंड इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड फोर्थ एलिमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाइक नंबर 1 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम किया गया, एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भैया हम कम से कम आपको एमएसपी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि एमएसपी का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो मार्केट में किसी चीज का प्राइस मान लो बेटा 20 रुपए है और गवर्नमेंट बोल देती है कि हम एमएसपी 25 रुपए तो कम से कम रखेंगे, तो भैया फार्मर्स को यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फार्मर्स के पास क्या ऑप्शन है कि अगर उसके प्रोडक्ट को रीजनेबल दाम नहीं मिलता है मार्केट के अंदर, सब्जी मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर लेगा, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो उससे 25 रुपए के भाव में खरीद लेगी। सेकंड क्या है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मेंटेन किया जाएगा व्हीट का और राइस का बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई बनाई गई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करने वाली है, जो व्हीट और राइस का बफर स्टॉक है उस बफर स्टॉक को अपने पास क्या करने वाली है, रखने वाली है। और तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स और शुगर को क्या किया जाएगा,
डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों तक, राइट। आगे क्या कहता है, दिस इंस्ट्रूमेंट आर एम्ड टू प्रोटेक्टिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज रेट टू द पुअर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गरीबों तक सब्सिडाइज रेट पर चीजों को क्या किया जा सके, पहुंचाया जा सके। हाउएवर डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने इंटरवीन भी किया, फिर भी जो प्राइवेट ट्रेडर है यानी कि मनी लेंडर है, रूरल पॉलिटिकल एलिट्स है, बिग मर्चेंट है और रिच फार्मर्स है, प्रीडोमिनेट एग्रीकल्चर मार्केट अभी भी। लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करी या फिर अदर मेजर्स के थ्रू करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जो वहां के मनी लैंडर्स हैं या फिर रूरल पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं फिर भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। द नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एमिनेंट पर्टिकुलरली व्हेन अ लार्ज शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज हैंडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर वर्चस्व है किसका, प्राइवेट लैंड होल्डर्स का, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगे बेटा, आगे निकल जाएंगे बाकी सबसे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज कम अ लॉन्ग वे विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द वेरियस फॉर्म। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफर ट्रेमेंडस स्कोप ऑफ फार्मर टू अर्न हायर इनकम प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिस्ट्रिक्टेड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस व्यू? क्या कहता है, एग्रीकल्चर मार्केट जो है इस चीज को बहुत ज्यादा आगे ले गई है, किसके साथ में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ये चीज सुनिश्चित करती है कि प्रोडक्ट इजीली डिलीवर किया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके आसानी से लोगों तक, और साथ ही साथ में इसके अंदर क्या हो चुकी है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो चुकी है वेरियस एस्पेक्ट पर, राइट। और कुछ फार्मर्स क्या कहते हैं, कहते हैं सर जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, इसकी वजह से ट्रेमेंडस स्कोप देखा जा रहा है फार्मर्स के लिए, राइट, फार्मर्स के लिए, कि फार्मर जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, फार्मर जो बहुत ज्यादा आगे निकल पा रहे हैं उसके अंदर। तो इसके पीछे का क्या कारण है उसके बारे में बात की गई। आगे क्या कहता है, इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल, और ज्यादा मार्केटिंग चैनल जो वो निकल कर आए, इवॉल्व कराते हैं, वो क्या है, इट हैज बीन रियलाइज्ड दैट इफ फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर इट इंक्रीजेस देयर इनकम। यानी कि डायरेक्टली क्या करो बेटा, इंटरमीडिएटर्स को हटा दो। क्या बोला गया कि जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, और डायरेक्टली क्यों ना ऐसा सिस्टम हो कि जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली क्या करें, सेल कर दे अपने प्रोडक्ट को, किसको, कंज्यूमर को, क्योंकि जब ये डायरेक्टली बेचेंगे तो डायरेक्टली जो एक बेहतर रेट हो सकता है किसी भी चीज का, वो रेट जो है फार्मर्स को मिलेगा, राइट। तो कहता है सम एग्जांपल ऑफ दीज चैनल्स आर, जैसे पंजाब में क्या बेटा, अपनी मंडी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी का कॉन्सेप्ट है, हादसपर मंडी पुणे में, रायथू बाजार बोला जाता है वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। उसके बाद क्या है, उजवार संदीस फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु। फर्दर सीवियर नेशनल्स एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली entertaining into contracts alliance with the farmer to increase this। इस चीज को इंक्रीज करने के लिए, इस चीज को एनकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या है, अलग अलग फार्मर्स जो है वो अलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे जुड़कर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। them to cultivate farm product vegetable fruits etc of the desired quality by providing them with not only seeds and other input but also assured procurement of the product at the predetermined prices। तो क्या किया जा रहा है, इस चीज को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए जनरली कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं सर, जो डिफरेंट मार्केट बनाएगी, डिफरेंट मंडीज बनाएगी। अब उन मंडीज का क्या कॉन्सेप्ट है कि फार्मर से प्रोडक्ट को खरीद लिया जाए। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है कि सर पहले से प्री डिटरमाइंड रेट पर चीजों को क्या कर दिया जाए, खरीद लिया जाए, है ना। तो पहले से क्या करते हैं यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं वो एक तो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स भी देते हैं, और साथ ही साथ में क्या करते हैं, ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सर फार्मर्स को एक अच्छा रेट देते हैं प्री डिटरमाइंड ही, यानी कि अगर कल को फसल खराब हो चाहे अच्छी हो, लेकिन फार्मर्स को इस रेट पर तो हम लोग इनसे खरीद ही लेंगे, ऐसा एश्योरेंस भी देते हैं। इट आर्ग्यूज दैट सम अरेंजमेंट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क एंड फार्मर्स एंड वुड ऑल्सो एक्सपेंड द मार्केट ऑफ द फार्म प्रोडक्ट। डू यू थिंक सच अरेंजमेंट रेज इनकम ऑफ द स्मॉल फार्मर? क्या लगता है आपको? एनसीईआरटी की एक बात है, हर चीज के पीछे पहले कॉन्सेप्ट समझाती है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछती है कि आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए, क्या इसकी वजह से फार्मर्स को कोई बेनिफिट होने वाला है, इज दैट रियली गोइंग टू हेल्प द फार्मर्स? क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद क्या कहता है, इन 2020 इंडियन पार्लियामेंट पास 3 लॉस, ये आपको पता है और इसके पीछे बहुत ज्यादा विवाद भी चला था,
राइट। 3 लॉ लेके लाए गए थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड। व्हाइल सम सेक्शन ऑफ द फार्मर सपोर्टेड दिस रिफॉर्म, द रेस्ट ऑफ द फार्मर अपोज्ड एंड दिस एक्ट आर स्टिल बीइंग डिबेटेड। अभी तक इसको पास नहीं किया गया, अभी तक ये पास नहीं हुए। सरकार के द्वारा प्रयास किया गया लेकिन फार्मर्स ने इसको अपोज किया। कुछ इसके फेवर में आते हैं और इसके अगेंस्ट में आते हैं, और अभी भी ये कहीं ना कहीं पेंडिंग में है। कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ दिस लॉस, डिबेट एंड डिस्कस इन द क्लास। इसके बारे में डिबेट लॉस जो है वो पढ़िए और उसके बाद क्लास में इसको डिस्कस करिए। बहुत ज्यादा ये चर्चित मुद्दा भी रहा था 2020 के अंदर, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकल पाया था। और उसके बाद क्या बात करता है, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन हो यानी कि एक ही प्रोडक्ट ना उगाया जाए, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम ना किया जाए, मल्टीपल प्रोडक्ट की बात की जाए, मल्टीपल प्रोडक्ट को लाने की बात की गई। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड 2 एस्पेक्ट्स, वन रिलेट टू द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर चेंज किया जाए, और अदर रिलेट टू द शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द अलाइड एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एटसेट्रा। यानी कि इस टास्क को शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि सारे के सारे फार्मर जो है या फिर सारे के सारे पर्सन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर काम ना करें, सब एग्रीकल्चर के ऊपर काम ना करें सर, सबको क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए दूसरे सेक्टर की तरफ, वो बात की गई। कहता है एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आल्सो दिस नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के ऊपर अगर निर्भर किया जाएगा तो बहुत ज्यादा रिस्क जो है एसोसिएट हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्क जो है जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए अलाइड सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देने से फायदा नहीं है सर, हमें क्या करना है, बाकी सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे कि सर फार्मिंग, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और फिशरी सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाए। आगे क्या कहता है, डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड न्यू एरियाज इन नेसेसरी नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू द रूरल पीपल, ताकि प्रोडक्टिव सिस्टम जो है, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड लेकर आए रूरल लोगों के लिए। इसके लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन द खारिफ सीजन। मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कब देखी जाती है आपकी, खारिफ सेशन के अंदर, खारिफ सीजन के अंदर देखी जाती है। But during the Rabi season, in areas where there are inadequate irrigation facilities, it becomes difficult to find gainful employment। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बड़ा काम हो जाता है कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो है उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बेसिकली जो फसल्स है वो इंडिया के अंदर खारिफ क्रॉप्स के अंदर ज्यादा देखी जाती है, राबी क्रॉप्स के अंदर थोड़ी सी इस चीज की दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर इरिगेशन फैसिलिटीज जो होती हैं वो इतनी बेहतर नहीं हो पाती उस टाइम पर। देयरफॉर एक्सपेंशन इनटू अदर सेक्टर इज एसेंशियल टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड इन राइजिंग हायर लेवल ऑफ इनकम फॉर द रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रिबुलेशंस। यानी कि गरीबी से अगर उनको बाहर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ देखो, फसल तो खारिफ क्रॉप्स के अंदर हुई, राबी के अंदर क्या होगी, इरिगेशन की समस्या आएगी, तो क्या करना है, अगर फसल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो भी ये नई बात बनने वाली है, नई चीजें चलने वाली है। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी डिपेंडेंस अदर सेक्टर्स के अंदर भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पर तो वो खेती बाड़ी करें लेकिन इसके बाद वाले टाइम पीरियड के अंदर वो और भी चीजों के ऊपर ध्यान दे सके। Hence, there is a need focus on allied activities, non-farm employments, and other emerging alternatives of the livelihood. Through there are many other options available for providing sustainable livelihood in the rural area. बेशक हमारे पास livelihood area के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो की जा सकती है। As agriculture is already overcrowded, a major proportion of this increasing labor force need to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा का मतलब क्या है भाई, लोग क्या है, ज्यादा एम्प्लॉयड है एज कंपेयर टू उनकी रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है लेकिन उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो उतनी ज्यादा है। तो उसकी समस्या क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम ये है कि सर जो काम 2 लोगों के द्वारा किया जा सकता है वो वहां पर 5 लोग करते हैं, जिसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर भी जानते हैं, जिसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कहता है सर नॉन फार्म इकोनॉमी हैज सेवरल सेगमेंट इन इट, सम पोजेसेस डायनेमिक लिंकेज दैट परमिट हेल्थी ग्रोथ व्हाइल अदर्स आर इन सब्सिस्टेंस लो प्रोडक्टिविटी propositions. The dynamic subsection include agro processing industries, food processing industries, leather industries and tourism। इन चीज के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। कहता है सर एग्रीकल्चर के टाइम पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दो और इसके साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इनकम को ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जा सके।
फार्मर्स के लिए ज्यादा इनकम जनरेट की जा सके तो अदर सोर्सेस यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान दो। सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देने से बात नहीं बनेगी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। तो लेदर इंडस्ट्रीज होगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी, इस तरह की चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दो सेक्टर्स व्हिच हैव द पोटेंशियल बट सीरियसली लैक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सपोर्ट इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पोल्ट्री, क्राफ्ट, हैंडलूम्स एटसेट्रा। मेजॉरिटी ऑफ द रूरल वुमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर व्हाइल मेन जनरली लुक फॉर द नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। इन रिसेंट टाइम वुमेन हैव आल्सो बिगन लुकिंग फॉर नॉन फार्म जॉब्स, राइट। नॉन फार्म जॉब्स के अंदर भी वुमेन्स का जो रोल है वो बढ़ने लगा है। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? एनिमल हस्बेंड्री, राइट। तो फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस द मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग सिस्टम। कैटल्स, गोट, फाउल आर द वाइडली हेल्ड स्पीसीज। लाइवस्टॉक प्रोडक्शंस प्रोवाइड इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, राइट। इसके अलावा क्या है बेटा, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, राइट। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या किया जा रहा है? लाइवस्टॉक प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से एक स्टेबल इनकम का सोर्स है वो जनरेट होता है। फूड सिक्योरिटी का सिस्टम आता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात की जाती है, फ्यूल और न्यूट्रिशन के ऊपर बात की जाती है, राइट। Today, livestock sector alone provide alternate livelihood options to over 70 million small and marginal farmers, including landless laborers। यानी कि 70 मिलियन स्मॉल फार्मर्स के लिए लाइवस्टॉक फार्मिंग जो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पशुपालन जो है वो कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग इससे समझ पा रहे होंगे इसकी इंपॉर्टेंस। क्या बोला जाता है? इट शोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइवस्टॉक इन इंडिया, पोल्ट्री अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद 61%। यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग जो 61% कंट्रीब्यूट करता है। देखो यहां पर कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोल्ट्री एंड लाइवस्टॉक इन इंडिया 2019, पोल्ट्री फार्मिंग 61% कंट्रीब्यूट करता है। पिग्स जो है 1%, शिप्स एंड गोट 16%, कैटल्स एंड बफेलो 22%। तो आप देखिए पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर कितना ज्यादा निर्भर किया जाता है, यानी कि 61% लोग जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर क्या है, निर्भर करते हैं। फॉलोड बाय अदर्स, other animals which include camels, ass, horse, ponies and mules are in the lower rungs. India has about 303 million cattle including 110 million buffaloes in 2019. Performance of the Indian dairy sectors over the last 3 decades has been quite impressive. Poultry जो हमारा ओवर द लास्ट डिकेड से क्या हुआ, जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। डेयरी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और डेयरी सेक्टर के अच्छा परफॉर्म करने की वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है इस सेक्टर के अंदर। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ इन दिस। मिल्क प्रोडक्शंस इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 10 टाइम। 10 गुना मिल्क प्रोडक्शन जो बढ़ चुका है बिटवीन 1950 टू 2016। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। इट इज अ सिस्टम whereby all the farmers can pool their milk produced according to different grading based on the quality, processed and marketed to the urban center through cooperatives। cooperative societies के थ्रू बेच दिया जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, एक पूल बना दिया हम लोगों ने, इसको नाम दिया हमने ऑपरेशन फ्लड, जिसके अंदर क्या है कि सबसे दूध को क्या किया जाता है बेटा, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, ग्रेडिंग की जाती है, और उसके बाद जो डिफरेंट अर्बन एरियाज है उन अर्बन एरियाज के अंदर उसको बेच दिया जाता है, या फिर बेचने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहां पर? अर्बन सोसाइटी, ताकि वो अर्बन सेंटर तक यानी कि अर्बन एरियाज तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंच सके। इन दिस सिस्टम द फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ द फेयर प्राइस। फार्मर्स को क्या एश्योर किया जाता है कि आपको अच्छा खासा पैसा जो है इसका मिलने वाला है। आपके घरों में भी जो आप दूध लेकर आते हैं वो दूध कहां से देखने को मिलता है बेटा, यहां से, राइट, यहां से आता है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और अच्छी इनकम देखने को मिलती है। सप्लाई ऑफ मिल्क टू द अर्बन मार्केट, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, गुजरात स्टेट इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिल्क कोऑपरेटिव्स व्हिच हैड बीन emulated by many states. Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Punjab and Rajasthan are major milk producing state. Meat, egg, wool and other byproducts are emerging as important productive sector for diversification. आप लोग देख पा रहे हैं कि गुजरात जो एक मॉडल के तौर पर निकल कर आई, इसके साथ साथ बहुत सारी स्टेट्स ने भी क्या किया, इस सेक्टर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी। क्या कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क जो अर्बन एरिया में पहुंचाया जा सके और फार्मर्स को अच्छा पैसा दिलवाया जा सके और एक अच्छी लाइफ का वादा किया जा सके। फिशरी सेक्टर की अगर बात की जाए, द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड द वाटर बॉडी एज मदर और प्रोवाइडर। द वाटर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ सी, ओशंस, रिवर्स, लेक, नेचुरल
aquatic ponds, streams are therefore an integral and life-giving source for fishing community. In India, after progressive increase in the budgetary allocation and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture, the development of the fisheries has come a long way. Presently, fish production from inland source contribute about 65% of the total value of the fish production, and balance 35% comes from the marine sector, sea and oceans. To the total fish productions account for 0.9% of the total GDP. तो देखो कितना मेजर कंट्रीब्यूशन फिशरीज का है, 0.9% कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर आपका जो फिशरी सेक्टर है वो कर रहा है. इन इंडिया वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश जो है, ये दो स्टेट ऐसी है जो बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं. उसके बाद केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट. अ लार्ज शेयर ऑफ द फिश वर्कर्स फैमिलीज आर पुअर, रैम्पेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा अर्निंग, absence of mobility of the labor to other sectors and high rate of illiteracy and indebtedness are some of the major problems fishing community face today. Even though women are not involved in active fishing, about 60% of the workers in export marketing and 40% in the internal marketing are women. There is a need to increase credit facilities through cooperative and SHG for fisher women to meet the working capital requirement फॉर मार्केटिंग. तो देखो भैया कितना ज्यादा इसके ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किस किस स्टेट्स का है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा ये सेक्टर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है. 0.9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये सेक्टर. आप सोच सकते हैं कि जीडीपी के अंदर 0.9% कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का. यानी कि फिश जो है यहां से इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है. जो अच्छी फिश होती हैं उनको इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि उनको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सके. तो यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसके बाद करते हैं हॉर्टिकल्चर की. द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्डेड दी, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि फिशिंग कम्युनिटी जो है वो मदर मानती है किस्म से किसको, रिवर को, राइट. तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं. तो ब्लेस्ड विद द वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस, इंडिया हैज अडॉप्टेड ग्रोइंग ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, medicinal and aromatic plants, species and plantation crops. These crops plays a vital roles in providing foods and nutrition beside addressing employment concern. Horticulture sector contribute nearly one third of the value of the agriculture output and 6% of the gross domestic product for India. आप सोच सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर 6% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, राइट. इंडिया हैज emerged as a world leader in producing a variety of the fruits like mangoes, bananas, coconut, cashew nuts and number of species, and is the second largest producer of the fruits and vegetable. और यानी कि second largest producer है fruits और vegetable का वर्ल्ड के अंदर. Economic condition of many farmers engaged in the horticulture has improved and it has become a mean of improving livelihood for many unprivileged classes. Flower harvesting nursery के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इसके ऊपर नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड्स productions and tissue culture, propagation of fruits and flowers and food processing are highly remunerating in this process, right. ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट. और भी हमारे पास लाइवलीहुड है. यहाँ पर देखिए बाकी सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अलावा, राइट. तो यहाँ पर क्या बात की गई, देयर आर अदर अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस आल्सो. द आईटी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड मैनी सेक्टर्स इन इंडिया टुडे. देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस दैट आईटी कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी इन 21st century. Government can predict areas of food insecurities and vulnerability using appropriate information and software tools so that the action can be taken to prevent or reduce the likelihood of the emergency. It has a positive impact on the agriculture sector as it can disseminate information regarding emerging technologies and applications. यानी कि आने वाले टाइम के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाली है ग्रोथ के अंदर. यानी कि आगे चल के और ज्यादा चीजें जो है वो देखी जा सकती है. वेदर, सॉइल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स थ्रू IT is by itself no catalyst of a change, but it can act as a tool for realizing the creative potential. यानी कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो इस टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आईटी का यूज कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि बेहतरीन आउटपुट जो है वो वहां से निकाला जा सके, सो दैट अ गुड आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड, राइट. कहते हैं अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है. तो कहते हैं इन रिसेंट ईयर्स अवेयरनेस ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ऑन आवर हेल्थ इज ऑन राइज. Conventional agriculture relies heavily on the chemical fertilizers and toxic pesticides
etc., which enter the food supply, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soils, and devastate natural ecosystem. Efforts in involving technologies which are eco-friendly are essential for sustainable development, and one of the such technology is eco-friendly is organic farming. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी क्या होता है, ध्यान दिया जा रहा है. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हम लोग बेसिकली पेस्टिसाइड्स का ना यूज करके, फर्टिलाइजर्स का ना यूज करके, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली यानी कि मैन्योर्स का यूज करके चीजों को, यानी कि हमारी जो फसल्स है उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रोड्यूस द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स rather than using the fertilizers. फर्टिलाइजर की बजाय हम लोग मैन्योर्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. That restores, maintains and enhance the ecological balance. There is an increasing demand for organically growing food to enhance food safety throughout the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है. ठीक है. अब since organic farming required more labor input than conventional farming, India will be organic farming an attractive proposition. Finally, the produce is pesticide free and produce is an environmentally sustained way. Popularizing organic farming requires awareness and willingness on the part of the farmers to adopt the new technology. इसके लिए क्या है, फार्मर्स की तरफ से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है कि फार्मर्स को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि ज्यादा बेहतर अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है यहाँ पर देखे जा सके. तो आप लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश करी कि सर रूरल एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या मतलब है, कि क्या मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट का, किन किन एरियाज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, फिशरीज के अंदर कैसा रोल रहा है, यानी कि हमें किस तरह से एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी सारे जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ताकि बेहतर आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके आने वाले टाइम के अंदर. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद.